नमस्कार, 5 शहर 5 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। मध्य प्रदेश यूपी से जुड़ी 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें सबसे पहले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कोर्ट के दिए हुए फैसले की। तो दूसरी तरफ खबर छतरपुर से है, जहां नौगांव के शिकारपुरा गांव के लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। तीसरी खबर में बात होगी अजयगढ़ क्षेत्र के सिद्धपुर ग्राम पंचायत की, जहां लोग जान जोखिम में डालकर रपटा पार करने को मजबूर हैं। चौथी खबर में हम बताएंगे एक वायरस कैसे मवेशियों के लिए काल बन गया है। वहीं पांचवी और आखिरी खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस की। और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त आए बड़े फैसले की। अयोध्या में 28 साल पहले विवादित ढांचा ढहाए जाने के आपराधिक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती समेत 32 नेताओं को बरी कर दिया। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई की तरफ से पेश किए गए सबूत मजबूत नहीं थे। बाबरी विध्वंस की घटना अचानक हुई थी। आपको बता दें कि मामले में कुल 49 लोगों पर आरोप लगे थे, जिनमें से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 3 मौजूदा सांसद भी शामिल हैं। इनमें यूपी के फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह, कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और उन्नाव के साक्षी महाराज शामिल हैं। इससे पहले सीबीआई जज सुरेंद्र कुमार यादव ने 16 सितंबर को आदेश में कहा था कि फैसले के दिन मामले के सभी 32 अभियुक्तों को कोर्ट में मौजूद रहना है। हालांकि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत 6 नेता कोर्ट नहीं पहुंचे। कुल लोग फैसले के वक्त कोर्ट में ही मौजूद थे। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के गिरने के 7 दिन बाद ही केस सीबीआई को सौंप दिया गया था। मामले की अलग अलग जिलों में सुनवाई हुई। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1993 में सुनवाई के लिए लखनऊ में विशेष अदालत का गठन किया था। तब सीबीआई ने अपनी संयुक्त चार्जशीट फाइल की। इस चार्जशीट में ही बाल ठाकरे, नित्य गोपाल दास, कल्याण सिंह, चंपत राय जैसे 49 नाम जोड़े गए। तब से इस मामले पर लगातार सुनवाई जारी थी और आखिर 30 सितंबर यानी बुधवार को आज इसका फैसला हो गया है। सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। देखिए, न्यायपालिका पे तो इस देश के लोगों का भरोसा है, उस दिन से ज़्यादा हुआ जिस दिन राम मंदिर बनाने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के 5 महान जजों ने प्रशस्त किया। मैं इसलिए उन महान जजों को धन्यवाद दे रहा हूँ। ये श्रेय श्रीमान 1008 भाजपा के नेता और ख़ास करके नरेंद्र मोदी साहब इसका श्रेय लेना चाहते हैं। आज भी उनका बयान देखा मैंने कि जैसे राम मंदिर की निर्णय उन्होंने कर दिया। जजों का निर्णय माना जाना चाहिए और निश्चित रूप से न्यायपालिका कहीं ना कहीं अंकुश तो लगाती है। सत्ताधारी जब गलत निर्णय लेते हैं तो हम लोगों का विश्वास है। इस पर मुझे कोई टिप्पणी मैं नहीं समझता ही करना चाहिए। जो है आगे है और भी रास्ते। तो 28 साल बाद आपको बता दें, बाबरी विध्वंस मामले में 28 सालों का इंतजार खत्म हुआ है। सभी आरोपियों की निगाहें जिस फैसले पर थी वो फैसला आ गया है और सभी आरोपी आडवाणी, मुरली समेत 32 आरोपी, इन्हें सीबीआई की स्पेशल कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया है। और सीबीआई की स्पेशल कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई। पहली टिप्पणी जो थी वो यही थी कि ये पूरा घटनाक्रम सुनियोजित नहीं था, अचानक से ये घटना हुई और वहां पर मौजूद आडवाणी और जोशी ने, यानी कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ने कार सेवकों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उत्साही होकर और अचानक से ये बाबरी विध्वंस हो गया और इस ढांचे को गिरा दिया गया। ये भी कहा गया कि सीबीआई पर्याप्त सबूत नहीं ला पाई इस मामले में। जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था उन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे, जिसको लेकर ये बड़ा फैसला सुनाया गया सीबीआई की विशेष अदालत की तरफ से और तमाम 32 आरोपी जिन्हें बरी कर दिया गया है। 2000 पन्नों के फैसले की कई बड़ी बातें इसमें थी, जिसके बाद ये फैसला दिया गया। आपको बता दें कि इस मामले में कुल 49 लोगों पर आरोप लगे थे, जिनमें 17 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें 3 मौजूदा सांसद अब भी हैं, जिनमें यूपी के फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह हैं, कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और उन्नाव के साक्षी महाराज इसमें शामिल हैं। यानी कि ये सांसद हैं और ये इस पूरे मामले में आरोपी भी बनाए गए थे। लेकिन अब
फैसला आ चुका है और इस फैसले को लेकर तमाम जो आरोपी बनाए गए थे 32 आरोपी उन्हें बरी कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले को लेकर, इस फैसले को लेकर संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है और उन्होंने ये कहा है कि वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे, यानी कि हाईकोर्ट जाने की बात उनकी तरफ से कही गई है। तो सीबीआई जज सुरेंद्र कुमार यादव ने 16 सितंबर को आदेश में ये कहा था कि फैसले के दिन मामले के सभी 32 अभियुक्तों को कोर्ट में मौजूद रहना है। हालांकि सभी आरोपी इस मामले में कोर्ट में मौजूद नहीं थे। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत 6 नेता कोर्ट में मौजूद नहीं थे। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर और भी ज़्यादा बात करने के लिए इस खबर पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, फैसला आ गया है 28 साल बाद, जिस पर सभी की निगाहें थी। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखी जा चुकी है, दूसरी तरफ इस फैसले पर भी निगाहें थी। लेकिन अब फैसला फेवर में आया है, बरी कर दिया गया है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? उसके अलग अलग मायने कानूनी रूप से, सियासी रूप से किस तरह से निकाले जाएं? दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। उनका ये कहना है कि फैसला ठीक नहीं है, हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे। देखिए जया, लंबे समय से फैसला अपेक्षित था। कई बार इसमें तारीखें बड़ी, अलग अलग जिलों में केस चला उत्तर प्रदेश के। बाद में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट को फैसला तो मामला सौंपा गया। और जब पिछले साल नवंबर में जब फैसला आया था कि जिस प्रकार से राम जन्मभूमि के मंदिर को लेकर बात हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो विवादित ढांचा गिराया गया था उसके नीचे पहले राम मंदिर था, जिसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। उसके बाद ही ये लगने लगा था कि अब संभव पे जो भी फैसला आएगा वो शायद इसी प्रकार का आएगा। और जो बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार थे उन्होंने भी अपील की थी सरकार से, कोर्ट से अपील की थी कि चूंकि वो ढांचा गिर चुका है, वहाँ पे राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है, तो ऐसे में अब वहाँ पर किसी भी प्रकार की जो मुकदमे चल रहे हैं उनको खत्म कर दिया जाए। जी। आज भी जो मामला आया है वो कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया है। शुरुआत में ये कहा गया था कि 30,000 गवाह हैं। जी। अब यार लोगों की गवाही होना थी, 1,000 गवाह चिन्हित हुए और 300 से कुछ ही लोग उसमें कोर्ट में गवाही देने पहुंचे, जिनमें कुछ पत्रकार भी शामिल थे, जिसमें कुछ नेता भी थे, जिसमें स्थानीय लोग और अफसर भी शामिल थे। जी। उस समय लेकिन जो तथ्य आए जांच में, उसमें यही पाया गया कि जिन फोटोग्राफ्स के आधार पर ये मुकदमा दायर किया गया था, FIR हुई थी इसमें 2, तो उसमें यही कहा गया कि केवल फोटो के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने माना कि कोई सुनियोजित षड्यंत्र या रणनीति के तहत यह ढांचा नहीं गिराया गया था। जी। रायबरेली कोर्ट ने भी लगभग इसी प्रकार का डिसीजन दिया था, जिसके बाद ये अपील हुई थी। तो कह सकते हैं कि जो कोर्ट के सामने जो तथ्य उस समय सीबीआई ने पेश किए, उसी के आधार पे कोर्ट ने फैसला दिया और उसमें उन्होंने साफ तौर पे सारी चीजें स्पष्ट की हैं। ये फैसला उन्होंने क्यों दिया है और किस बिना पर दिया है। कि जैसे मैंने कहा फोटोग्राफ्स की उन्होंने बात की, तो कोर्ट ने माना कि अखबार में छपे फोटोग्राफ्स के आधार पे किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जो फोटोग्राफ्स कोर्ट में पेश किए गए थे उनके जो नेगेटिव होते हैं, उस जमाने में चूंकि रील जो फोटो खींचते थे वो पेश नहीं किए गए थे, कि जिससे जाहिर किया जा सके कि जो फोटोग्राफ्स कोर्ट में पेश किए गए वो ओरिजिनल हैं। बिल्कुल सर, ये माना जा सकता है क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी की गई कि सीबीआई इस मामले में पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाई और ये इस तरह का फैसला आया है, बरी कर दिया गया। लेकिन ये कानूनी जो मसले हैं, जो कानूनी बड़ी बातें हैं, वो आपने समझा दी। इसके सियासी मायने क्या निकाले जा सकते हैं इस बड़े फैसले के? देखिए, सियासी मायने इसके कुछ बचे नहीं है जया। ज्यादा से ज्यादा जो प्रतिक्रियाएं आएंगी बढ़ेगा मामला, क्योंकि जो मेन बात थी कि जो मंदिर की जो लड़ाई थी, जो ढांचा गिराया गया था, जिसको ये माना गया था कि वो मस्जिद है और एक पक्ष कहता था कि वो मंदिर है। कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट, तमाम सर्वे, खुदाई और सारे तथ्यों के आधार पर फैसला दे दिया था पिछले साल नवंबर में कि जो ढांचा गिराया गया था वो बेसिक, वो उसके नीचे राम मंदिर था जिसके ऊपर वो ढांचा बनाया गया था। तो जिस दिन राम मंदिर निर्माण का जब आदेश हो गए तो उसके बाद से पॉलिटिकल माइलेज सबके लिए खत्म हो गया था। बीजेपी के लिए जरूर फायदेमंद रहा था कि बीजेपी ये कह सकती है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो वादा करते थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे और कॉमन सिविल कोड की वो बात करते थे। धारा 370 उन्होंने हटा दी है। राम मंदिर निर्माण 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका शिलान्यास कर दिया और 39 महीने यानी 3.25 साल के अंदर वो मंदिर बन जाएगा।
बिल्कुल। अब हम देख रहे हैं कि जो अयोध्या वाला मामला है, इसको लेकर कुछ साधु संत समाज जो है कोर्ट पहुंच गए हैं। जी। इस पे सुनवाई शुरू होना है, इसके बाद आगे का फैसला होगा। जी। क्योंकि बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार लगातार ये कहता रहा था कि मथुरा, काशी और अयोध्या, ये तीनों जगह पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई है। अयोध्या की बात करें, अयोध्या का मामला निपट चुका है। अब काशी विश्वनाथ की बात करें, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ भी मस्जिद बनाई, उस मंदिर के हिस्से को तोड़कर रामकृष्ण जन्मभूमि के ऊपर भी दावा किया जा रहा है कुछ धर्माचार्यों द्वारा कि जो जहाँ जिस कारागार में कृष्ण जी का जन्म हुआ था उसको तोड़कर उसको मस्जिद बनाई गई है। बिल्कुल। अब ये कहा जा सकता है सर कि इस फैसले के बाद, अयोध्या के फैसले के बाद जहां राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, दूसरी तरफ ये जो फैसला आया विध्वंस मामले में, अब काशी और मथुरा की जो आवाजें बुलंद हो रही है उसको और भी ज्यादा बल मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सर ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन बड़ा फैसला आज आया है। 28 साल से जिस मामले पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, तमाम आरोपी आज जो लगातार नजर गड़ाए बैठे थे, आज उन सभी आरोपियों को बाबरी विध्वंस मामले में बरी कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छतरपुर की, जहां नौगांव के शिकारपुरा गांव स्थित कॉक्स डिस्टिलरी के कारण नगर के 3 से 4 किलोमीटर दायरे में फैली दुर्गंध से लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है। इतना ही नहीं, शराब फैक्ट्री के केमिकल युक्त पानी नदी में छोड़े जाने से कई जानवरों की मौत हो चुकी है। इसका केमिकल युक्त पानी सीलप नदी में छोड़ा जा रहा है, जो धसान नदी में जाकर मिलता है, जिसका पानी पाइपलाइन के जरिए नौगांव के लोग पीते हैं। यही कारण है कि नगरवासियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फैक्ट्री के गंदे पानी से फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो वे कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस गंभीर समस्या की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नौगांव डिस्टिलरी फैक्ट्री से पानी आता है इससे नदी में एक नहा नहीं पा रहे हम लोग, खुजली होती है, और दूसरी बात गाय पानी नहीं पीती है, और दूसरी बात यहाँ बैठने में समस्या आती है। एकदम पानी के पास में खड़े हो जाता, पसीना पूरा आता है एकदम, कि इसका केमिकल जोड़ता है तो शरीर पे बैठता है इसका पूरा। ये 1 हफ्ते से आ रहा है पानी इसका बराबर, नहीं अभी नहीं की हम लोगों ने शिकायत अभी इसकी। सर मेरे इसमें क्या है कि जो जानवर पानी पीते हैं तो उनको समस्या आती है, और जो इंसानों को भी बदबू आती है बहुत सी ज़्यादा, और बहुत सी समस्याएं हैं। जो फसलों को पानी देने के बाद 2 फसलें सूख जाती हैं, और जो हमारे कुआं है उसमें भी पानी आ गया है। बरसात में पानी छोड़ देता है वो, तो उसके बाद मतलब कुआं जो है उसमें पानी आ जाता है, तो वो पानी दूषित हो जाता है फिर नदी में बरसात होने के बाद। ये जानकारी आप लोगों के माध्यम से हमको मिली है, इसकी हम तत्काल जांच करवाएंगे, और जांच के बाद में जो कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी आपके द्वारा बताई गई है, इसको हम तत्काल जाँच कराएंगे। तो छतरपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नौगांव के शिकारपुरा गांव। यहाँ पर स्थित कॉक्स डिस्टिलरी के कारण नगर के 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में फैल रही दुर्गंध से लोगों को अब खासी परेशानी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और आपको बता दें कि शराब फैक्ट्री का केमिकल युक्त पानी नदी में भी छोड़ा जा रहा है, जिससे अब तक कई जानवरों की मौत हो चुकी है। लोग इस केमिकल युक्त पानी को इसका केमिकल युक्त पानी सीलप नदी में छोड़ा जा रहा है, जो कि धसान नदी में जाकर मिलता है, और इसके कारण लोग इस पानी को यूज भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसका पानी पाइपलाइन के जरिए नौगांव के लोग पीते हैं। और यही कारण है कि नगरवासियों को अब गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नियमों के मुताबिक अगर देखा जाए तो फैक्ट्रियों का पानी नदी तालाब में नहीं छोड़ा जाता। दूसरी तरफ शहरी आबादी से कारखानों को दूर बसाया जाता है। ये तमाम तरह की गाइडलाइंस है जिनका पालन करना जरूरी होता है। लेकिन छतरपुर के मामले में अगर देखा जाए तो तमाम प्रशासनिक अधिकारी और तमाम जिम्मेदार इस मामले में आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गांव का विकास ही देश का विकास है, लेकिन ये नारा खोखला साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश के कई गांव आज भी विकास की राह देख रहे हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने जाते हैं, जिसके बाद ग्रामीणों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही कुछ हाल अजयगढ़ क्षेत्र की सिद्धपुर ग्राम पंचायत से सामने आया, जहां नदी का रपटा क्षतिग्रस्त होने के चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं। बरसात के समय आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाता है, छात्र पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। रपटे से 5 से 7 गांव के लोग जुड़े हुए हैं। ग्रामीण नदी पर रपटा निर्माण की मांग तहसील से लेकर जिले तक के अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन अब तक झूठी तसल्ली के अलावा ग्रामीणों को कुछ नहीं मिला। ग्रामीणों ने पिछले विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया था, जिसमें पन्ना कलेक्टर और जिले के बीजेपी विधायक और वर्तमान में खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने भी निर्माण कराने के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वह सभी वादे खोखले साबित हुए। अब ग्रामीणों ने फिर से चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि समय से निर्माण नहीं हुआ तो सड़कों पर चक्का जाम कर दिया जाएगा।
ये 10 सालों से टूटा पड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पर मतलब दिनों दिन घटनाएं हो रही हैं, जिससे हमने मतलब जा कर के यहाँ पर अजयगढ़ तहसील में आवेदन दिया, जो कि मतलब वहाँ पर हमने रोड जाम किया और मतलब यहाँ पर कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कोई कार्य नहीं अभी तक किया गया। बस जो भी आता है नेता वो आश्वासन दे के चला जाता है कि हो जाएगा, परंतु आज तक यहाँ पर 2 रुपये का कार्य नहीं किया गया है, जिसके चलते हम जब परेशान हो गए तो यहाँ पर मतलब पोलिंग बूथ विधानसभा की जब हो रही थी, हमने पोलिंग बूथ रोक दिया। 1 बजे तक कोई भी एक भी वोट नहीं पड़ने दिया, क्योंकि हमारी मांग थी कि हमें मतलब पुल या रोड बननी चाहिए। उन्होंने आकर के एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि आप पोलिंग बूथ चालू करिए, हम वादा करते हैं कि 3 महीने के अंतर्गत आपका ये रोड और पुल बनेगा। परंतु आज कम से कम 7 माह 8 माह हो गए, यहाँ पर मतलब कोई कार्य नहीं किया गया। बस यहाँ पर अगर कार्य नहीं किया गया तो मतलब यहाँ पर कोई होनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मतलब 3-4 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके मतलब हाथ पैर टूट चुके हैं, परंतु आज तक कोई भी शासन सोया हुआ है। रफ्ते में जब बरसात होती है, बरसात में पूरा ये मिट्टी पड़ी हुई नाले के ऊपर, अब इसमें मिट्टी पड़ी हुई है तो जब नदी आती है तो पूरी मिट्टी बह जाती है। और ये बह जाती है मिट्टी तो लोग आगे निकलते हैं तो पूरी गाड़ी अंठा पैदल कोई नहीं निकल पाता है। और संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, परेशानी क्या आ रही है जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को यहाँ पर इस रपटे का और सड़क का निर्माण करने में? फंड की कमी हो रही है या फिर ये कहा जाए कि इनकी इच्छा ही नहीं है और उदासीनता के कारण इस तरह के हाल यहाँ पर बने हुए हैं? बिल्कुल जय, मैं बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से अधिकारियों की कहीं न कहीं लापरवाही, उदासीनता के चलते इस तरह के आलम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ की देखा जाए सालों से ये रफ्ता टूटा पड़ा हुआ है और यहाँ पर आए दिन बड़े बड़े हादसे होते हैं, पेपरबाजियाँ होती हैं, सब कुछ होते हैं, शासन प्रशासन देखता भी है। और ज्ञात हो कि पूर्व कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने ये भी कहा था कि इसका रफ्ते का निर्माण जल्द से जल्द होगा। और अभी फिलहाल में जो विजेंद्र प्रताप सिंह है खनिज मंत्री, इन्होंने भी कहा था कि निर्माण कराया जाएगा। हालांकि जो भी इनके वादे हैं सब खोखले साबित होते जा रहे हैं और अभी तक कोई निर्माण नहीं कराया गया। ग्रामीणों ने ये भी कहा है कि अगर जल्द से समय पर अगर निर्माण नहीं करवाया जाता तो हम चक्का जाम करेंगे, मांग करेंगे और आने वाले चुनाव में हम चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संदीप जानकारी देने के लिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जनप्रतिनिधि ने वादा किया था, मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह ने ये वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद वो डेफिनेटली वो ज़रूर यहाँ पर आकर रपटे का और सड़क का निर्माण करवाएंगे। लेकिन जनप्रतिनिधियों के, मिनिस्टर्स के, विधायक के वादे और आप और हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो चुनाव के समय तक सीमित रहते हैं, चुनाव जीतने के बाद ये जनप्रतिनिधि उन ग्रामीणों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते जिन्होंने इन्हें वोट दिया था या फिर चुनाव में जीत दिलाई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो कि कोरोना वायरस एक तरफ इंसानों के लिए काल बना हुआ है, दूसरी तरफ एक वायरस मवेशियों के लिए भी काल बन गया है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के रास्ते आई मवेशियों में होने वाली संक्रामक बीमारी तेजी से फैल रही है। शहडोल संभाग में ये वायरस इन दिनों मवेशियों के लिए काल बना हुआ है। गोवंश में फैले इस अजब गजब वायरस का नाम लंपी स्किन वायरस है। ये पशुओं में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिससे पशुओं के पूरे शरीर में गांठ बन जाती है और पशु को तेज बुखार हो जाता है, जिसके बाद उसके पैर और गर्दन में सूजन आ जाती है। ये बीमारी शहडोल संभाग के कई जिलों में फैल रही है। इस लाइलाज वायरस को लेकर पशुपालक दहशत में है। हालांकि पशु चिकित्सकों का कहना है कि बीमारी मवेशियों की विदेशी नस्ल में पाई जाती थी। ये बीमारी पिछले साल उड़ीसा से मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग में पहुंची है। इस मामले में उप संचालक डॉक्टर BVS चौहान ने ये बताया है कि लंपी स्किन डिसीज का एक वायरस जनित बीमारी है, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। साथ ही उन्होंने पशुपालकों को ये सलाह भी दी कि वो बीमार पशुओं को अलग रखकर उनकी उचित देखभाल करें। लंपी स्किन डिसीज वायरस जो है ये अभी पिछले साल उड़ीसा में इसका वो हुआ था। अपने इंडिया की बात करें तो उड़ीसा, केरला इधर से होके छत्तीसगढ़ होके अपने ज़िले में आया है। और ये वायरस जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये वायरल बीमारी का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जैसा कोरोना चल रहा है ना आदमी में, उसी तरह से इसका कोई ना तो स्पेसिफिक इलाज है ना कोई वैक्सीन है। इसका सिम्टोमेटिक दवाई हम लोग कर रहे हैं। जो मवेशी प्रभावित हो रहे हैं तो उनका लक्षणों के आधार पर दवा हो रही है, जिसमें करीब 175 गांव में ये बीमारी थी और मवेशी करीब 2080 आए थे उस समय। और इसमें मवेशी बीमार भी हो रहे हैं, दवा हो रही तो ठीक भी हो रहे हैं।
मार्टेलिटी इसमें नहीं हो रही है। तो अभी यही मान सकते हैं कि 2000 करीब। और राहुल राणा हमारे साथ इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। राहुल, एक तरफ कोरोना वायरस का प्रकोप, दूसरी तरफ शहडोल संभाग में लंपी स्किन वायरस का प्रकोप फैल रहा है। विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं कि क्या ये मध्य प्रदेश के केवल शहडोल संभाग तक सीमित है या पूरे मध्य प्रदेश में कई जानवरों को अपनी चपेट में ले सकता है? विशेषज्ञों का ये कहना है कि उड़ीसा के माध्यम से ये अभी लॉकडाउन के दौरान ये बीमारी शहडोल के बॉर्डर में आई है, मध्य प्रदेश के बॉर्डर में आई है। शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और डिंडोरी में ये अधिकांश जगह पे दिख रही है। लगभग 2250 जानवर इससे संक्रमित हुए हैं, लेकिन अभी तक इनमें किसी की मौतें नहीं हुई हैं। जी, इसको लेकर किसी तरह का इलाज नहीं बताया गया विशेषज्ञों की तरफ से? नहीं, इसके लिए कोई इलाज नहीं आ पाया। ये मेन बीमारी है, विदेश की बीमारी है। हाँ, ये मौसम जब चेंज होता है तब ये जानवरों को हो रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी ये जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बीमारी जो इस वक्त फैल रही है मवेशियों में, लंपी स्किन वायरस नाम की बीमारी, और बताया जा रहा है विशेषज्ञों की तरफ से कि उड़ीसा से ये बीमारी आई मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग में, और अब धीरे धीरे कई जानवरों को, लगभग 2200 ऐसे मवेशी हैं जिन्हें अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि एहतियात बरतने के निर्देश तमाम पशुपालकों को दिए जा रहे हैं। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की, जिसकी रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब काफ़ी दिनों बाद इसमें कमी देखी गई है। कई दिनों से प्रदेश में संक्रमण का आंकड़ा 2000 को पार कर रहा था, लेकिन पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 1877 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 1,26,000 के पार पहुंच गया। प्रदेश में अब तक कोरोना से 2281 मरीज दम तोड़ चुके हैं। पूरे प्रदेश से इतर यदि सिर्फ प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो कोरोना को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। भोपाल में रोज बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं। मंगलवार को भोपाल में रिकॉर्ड 329 नए मामले सामने आए थे। वहीं बुधवार को भी भोपाल में 308 नए मरीज मिले, जिसमें राजभवन से संबंधित 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चूनाभट्टी थाने से भी एक जवान संक्रमित पाया गया। वहीं एमपी नगर थाने से 2 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पिपलानी थाने से भी एक जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अंकुर अर्थवरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकुर जी, लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही थी, लेकिन आज शायद पहली बार थोड़ी सी राहत भरी खबर है कि आंकड़ों में कमी हुई है। जी बिल्कुल जया, मैं आपको बता दूं, आंकड़ों में उतार चढ़ाव चल रहा है। आंकड़ों में कमी तो नहीं आई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कल की अपेक्षा आज कुछ मरीजों की संख्या कम आई है, लेकिन जिस तरह से पहले 100, 150, 200 तक मरीज आते थे, अब वो संख्या 300 के पास जाने लगी। आज भी 300 से ऊपर लोग आए हैं और निश्चित तौर पर ये चिंता वाली बात है। लगातार ये देखने में आ रहा है, चाहे वो राजभवन से संबंधित लोग वो भी आ रहे हैं, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे आम आदमी। निश्चित तौर पर इसका मुख्य कारण यही है कि ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, ना सैनिटाइजर कर रहे हैं। और बाजारों में काफी भीड़ है, राजनीतिक कार्यक्रमों में भी भीड़ हो रही है। ऐसे में लोगों के द्वारा जो नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसी का ये कारण है कि लगातार ये संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। और निश्चित तौर पर अगर बात करें अभी तक की, तो कुल मरीज 17,716 हुए हैं, जिनमें से 14,000 ठीक हुए हैं। अभी तक जो मौतें का आंकड़ा सामने आ रहा है वो 392। निश्चित तौर पर ये आंकड़े जो सामने है काफी डरावने आंकड़े हैं। और जिस तरह से आंकड़े अब बढ़ते जा रहे हैं, 300 के ऊपर संख्या पहुंच गई है, निश्चित तौर पर ये चिंता वाली बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अंकुर जी जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन थोड़ी सी कमी देखी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का संक्रमण हमारे बीच में अब नहीं रहा है। और शायद अभी भी लोगों के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो रैली में, जो सभाओं में हम तस्वीरें देख रहे हैं, वो बेहद गंभीर परिणाम हमें दिखाई दे सकते हैं। कई लोग, कई मिनिस्टर्स और कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कोरोना के काल के गाल में समा चुके हैं, लेकिन फिर भी लापरवाहियों की तस्वीर थमने का नाम नहीं ले रही है। और बार बार अनादि टीवी के जरिए ये अपील की जा रही है कि अब कोरोना को हल्के में ना ले। कई लोगों की जान ही ले चुका है और तमाम गाइडलाइंस का पालन जरूर करिए। इसी के साथ 5 शहर 5 खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।